हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। इस चैनल को और भी लोगों तक शेयर कर दीजिए। ये सोशियोलॉजी की क्लास है। आज की क्लास में हम ग्रामीण समुदाय पर चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं ग्रामीण समुदाय क्या है। ग्रामीण समुदाय एक ऐसा समुदाय है जो कृषि पर आधारित होता है। ग्रामीण समुदाय में कृषि जो है वो सबसे प्रमुख होता है। ग्रामीण समुदाय के जो लोग होते हैं उनका जीवन निर्वाह कृषि के द्वारा ही होता है। वे लोग कृषि पर आधारित होते हैं। टी.एल. स्मिथ ने कहा, ग्रामीण और कृषक को एक दूसरे का पर्यायवाची माना है। टी.एल. स्मिथ ने ग्रामीण और कृषक को एक दूसरे का पर्यायवाची माना है। यहाँ का मुख्य व्यवसाय कृषि है। ये सब समाजशास्त्रियों की परिभाषाएं हैं, इसे ज़रूर आप लोग याद करिएगा अच्छे से। टी.एल. स्मिथ ने कहा है, ग्रामीण और कृषक एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। यहाँ का मुख्य व्यवसाय कृषि होता है। नेल्सन ने कहा है कि ग्रामीण समुदाय में कृषि एक पारिवारिक व्यवसाय है। नेल्सन ने कहा है, ग्रामीण समुदाय में कृषि एक पारिवारिक व्यवसाय है। यहाँ के लोग, ग्रामीण समुदाय के जो लोग होते हैं ग्रामीण समुदाय में कम गतिशील होते हैं। इनमें ग्रामीण समुदाय में गतिशीलता की कमी होती है, गतिशीलता नहीं पाई जाती है। चार्ल्स मेटकाफ ने कहा है कि जहाँ सब कुछ बदल रहा है वहाँ देहात स्थिर मालूम होते हैं। गांव के लोग कम जनसंख्या में होने के कारण आपस में प्राथमिक समूह जैसा व्यवहार करते हैं। चार्ल्स मेटकाफ ने कहा है कि जहाँ सब कुछ, ग्रामीण समुदाय ये गतिशील नहीं होता है। तो इसी अर्थ में चार्ल्स मेटकाफ ने कहा था, जहाँ सब कुछ बदल रहा है वहाँ देहात स्थिर मालूम होते हैं। गांव के लोग कम जनसंख्या में होने के कारण आपस में प्राथमिक समूह जैसा व्यवहार करते हैं। ये कहा है चार्ल्स मेटकाफ ने। बोगार्डस ने कहा है कि ग्रामीण समुदाय वस्तुतः प्राथमिक समूह का विस्तृत रूप है। ये बोगार्डस ने कहा है, ग्रामीण समुदाय प्राथमिक समूह का ही विस्तृत रूप है। आगे, ग्रामीण समुदाय में जहाँ धनी लोग रहते हैं वहीं मध्यम और गरीब लोग भी रहते हैं। ए.आर. देसाई ने ग्रामीण समुदाय में जहाँ धनी लोग रहते हैं मध्यम और गरीब लोग भी वहीं रहते हैं। तो इसी बात को स्पष्ट करने के लिए ए.आर. देसाई ने कहा है कि भारतीय ग्रामीण समाज परीक्षण के लिए एक विशाल प्रयोगशाला प्रस्तुत करता है। विशाल प्रयोगशाला प्रस्तुत करता है, ये कहा है ए.आर. देसाई ने। हम देखते हैं कि ग्रामीण समुदाय की एक जैसी संस्कृति, एक जैसे खान पान होने के कारण ही डी.एन. मजूमदार ने कहा है, ग्रामीण समुदाय की संस्कृति एक जैसी होती है, खान पान एक जैसे होते हैं। तो इस बात को स्पष्ट करते हुए डी.एन. मजूमदार ने कास्ट एंड कम्युनिकेशन इन एंड इंडियन विलेज में कहा था, गांव को एक जीवन विधि के साथ साथ इन्होंने एक अवधारणा माना। इन सब बातों के आधार पर डी.एन. मजूमदार ने कहा, गांव एक जीवन विधि है और इसके साथ साथ इन्होंने एक अवधारणा भी कहा है। ग्रामीण समुदाय की परिभाषाएं। चार्ल्स मेटकाफ के अनुसार ग्रामीण समुदाय को इन्होंने छोटे गणराज्य कहा है, परंतु एस.सी. दुबे एवं एम.एन. श्रीनिवास ने इसका विरोध किया है। ग्रामीण समुदाय ये जो है छोटे छोटे गणराज्य होते हैं, लेकिन इस बात का विरोध श्यामाचरण दुबे और एम.एन. श्रीनिवास के द्वारा किया गया था। अगली परिभाषा बोगार्डस ने दी है। इन्होंने कहा है, मानव समाज का पालन पोषण ग्रामीण समुदाय में ही हुआ है। मानव समाज का पालन पोषण
ग्रामीण समुदाय में ही हुआ है, ये बोगार्डस ने कहा है। अगली परिभाषा है के.एन. श्रीवास्तव के अनुसार। के.एन. श्रीवास्तव, एक ग्रामीण क्षेत्र वह है जहाँ पर लोग कृषि उद्योग में लगे हों, अर्थात वस्तुओं का प्राथमिक उपयोग प्रकृति के सहयोग से करते हैं। मतलब एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ कृषि कार्य में, जहाँ पर उस समुदाय के लोग जहाँ कृषि कार्य में लगे हों और जो वस्तुओं का उत्पादन वो लोग कर रहे हैं उसके लिए वो प्रकृति पर आश्रित हैं। और ये इन्होंने अपनी पुस्तक व्हाट इज रूरल इंडिया में कहा है। आगे देखते हैं। लैंडिस के अनुसार, लैंडिस ने ग्रामीण क्षेत्र की 3 प्रमुख बातें बताई हैं। प्रकृति पर प्रत्यक्ष निर्भरता, सीमित आकार, सदस्यों के बीच घनिष्ठ और प्राकृतिक संबंध। और इनकी परिभाषा है वह समुदाय जहां अधिकतर लोग कृषि कार्यों, प्राथमिक कार्यों में संलग्न हों। कृषि कार्य या प्राथमिक कार्य में संलग्न हो उसे ग्रामीण समुदाय कहा जाता है। वह समुदाय जहां अधिकतर लोग कृषि कार्य या प्राथमिक कार्य में संलग्न हैं उसे ग्रामीण समुदाय कहा जाता है। और इन्होंने ग्रामीण क्षेत्र के लिए 3 प्रमुख बातें बताई हैं। प्रकृति पर प्रत्यक्ष निर्भरता, सीमित आकार, सदस्यों के बीच घनिष्ठ और प्राकृतिक संबंध। ग्रामीण व्यक्ति एक स्पष्टवक्ता, सत्यनिष्ठ एवं निष्कपट होता है। ग्रामीण व्यक्ति स्पष्टवक्ता, सत्यनिष्ठ एवं निष्कपट होता है। ये परिभाषा है, इसे बोगार्डस ने दिया है। ग्रामीण समुदाय की विशेषताएं। ग्रामीण समुदाय की प्रमुख विशेषताएं हैं। मुख्य व्यवसाय कृषि है, तो ग्रामीण समुदाय के लोग कृषि पर निर्भर होते हैं। इनकी आजीविका कृषि के द्वारा ही चलती है। प्रकृति से उनका घनिष्ठ संबंध होता है। कम जनसंख्या होती है, इसीलिए समरूपता पाई जाती है इनकी। ग्रामीण समुदाय में प्राथमिक संबंधों की प्रधानता होती है। सरल एवं सादा जीवन इनका होता है। सामाजिक गतिशीलता का अभाव पाया जाता है। सामुदायिक भावना होती है। ग्रामीण समुदाय में धर्म, प्रथा एवं रूढ़ियों का महत्व होता है। संयुक्त परिवार, जात प्रथा, जजमानी व्यवस्था की प्रधानता होती है। ग्राम पंचायत होती है। और भाग्यवादी, ये लोग भाग्यवादी होते हैं, भाग्य के सहारे रहते हैं ग्रामीण समुदाय वाले। जनमत का अधिक महत्व होता है। ग्रामीण समुदाय में जनमत का अधिक महत्व होता है। स्त्रियों की निम्न स्थिति होती है, अशिक्षा होती है। ग्रामीण समुदाय में शिक्षा का अभाव होता है, कम शिक्षा होती है। आत्मनिर्भरता, ये एक दूसरे पर आपस में निर्भर रहते हैं। ग्रामीण समुदाय में व्यक्ति आपस में ये एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। जैसे कोई वैद्य है तो किसी अगले को कुछ हुआ तो वैद्य उसका उपचार करेगा। किसी को इलेक्ट्रिशियन का काम आता है तो उसकी ज़रूरत जिसको, तो ऐसे सब मिल बांट कर सबकी मदद करते रहते हैं। ग्रामीण समुदाय में आत्मनिर्भरता पाई जाती है। रॉबर्ट रेडफील्ड ने लघु समुदाय की 4 विशेषताएं बताई हैं। विशिष्टता, लघुता, समरूपता, आत्मनिर्भरता। विशिष्टता, लघुता, समरूपता, आत्मनिर्भरता। ऐसे दुबे ने गांव को 2 संदर्भों में समझा है। पहला है भारतीय ग्राम एक पृथक इकाई के रूप में, जिसके अंदर व्यक्ति, परिवार, वंश समूह, उपजाति, जाति ये सभी आते हैं। दूसरा है भारतीय ग्राम बड़े समुदायों में एक छोटा समुदाय, जिसमें राष्ट्र, प्रदेश और ग्राम आते हैं।
ग्रामीण समुदाय से संबंधित प्रमुख अवधारणाएं हैं। आजकल लेविस ने गुट समाज की अवधारणा दी है। एम.एन. श्रीनिवास ने संस्कृतकरण, ब्राह्मणीकरण, लौकिकरण, प्रभुजात, पश्चिमीकरण, विसंस्कृतिकरण की अवधारणा दी है। मैकिम मैरियट ने ग्रामीण समुदाय के संबंध में सार्वभौमिकरण और स्थानीयकरण की अवधारणा दी है। एस.सी. दुबे में बहुमुखी परंपरा की अवधारणा दी है। रॉबर्ट रेडफील्ड ने दीर्घ एवं लघु परंपरा, कृषक समाज की अवधारणा दी है। लोक संस्कृति की अवधारणा दी है और लघु समुदाय की अवधारणा दी है रॉबर्ट रेडफील्ड ने। ग्रामीण समुदाय के प्रकार। तो ग्रामीण समुदाय के कई आधार बताए गए हैं। तो पहला है धर्म ग्रंथों के आधार पर दो प्रकार बताए गए हैं। धर्म ग्रंथों के आधार पर दो प्रकार बताए गए हैं। घोष, ये गांव से छोटे होते हैं एवं जंगल के पास बसे होते हैं। ऐसे गांव का मुख्य व्यवसाय पशुचालन होता है। ये जो है धर्म ग्रंथों में इस प्रकार के समुदाय का वर्णन है। घोष, ये गांव से छोटे होते हैं एवं जंगल के पास बसे होते हैं और ऐसे गांव का मुख्य व्यवसाय पशुचारण होता है। इनसे जो है ग्वालों का समाज भी कहा जाता है। अगला है ग्राम, इसका मुख्य व्यवसाय खेती है और इसमें गांव के मुखिया को ग्रामीण कहा जाता है। 10 गांव के मुखिया को दासी कहा जाता है। यहाँ पर ग्रामीक होगा। गांव के मुखिया को ग्रामीक कहा जाता है। 10 गांव के मुखिया को दासी कहा जाता है। 20 गांव के मुखिया को निशांती कहा जाता है। 100 गांव के मुखिया को सती कहा जाता है और 1000 गांव के मुखिया को ग्रामाधिपति कहा जाता है। एस.सी. दुबे ने ग्रामीण समुदाय में गांव का वर्गीकरण 6 आधार पर किया है। पहला है आकार, जनसंख्या एवं भू क्षेत्र के आधार पर किया है गांव का वर्गीकरण। प्रजातीय तत्व एवं जातियों के आधार पर किया है। भू स्वामित्व के आधार पर किया है। किसी के पास भू स्वामित्व अधिक होता है, किसी के पास ना के बराबर होता है, तो इस आधार पर किया है। अधिकार एवं सत्ता के आधार पर किया है। दूसरे समुदाय से दूरी के आधार पर किया है। स्थानीय परंपरा के आधार पर किया है। ये वर्गीकरण एस.सी. दुबे ने किया है। 6 प्रकार इन्होंने 6 प्रकार से वर्गीकरण किया है। अगला है एच.जे. पीक ने 3 आधारों पर गांव का वर्गीकरण किया है। प्रवासी कृषि गांव, अर्धस्थायी कृषि गांव, अस्थायी कृषि करने वाले गांव। एच.जे. पीक ने 3 आधारों पर गांव का वर्गीकरण किया है। पहला है प्रवासी कृषि गांव, दूसरा है अर्धस्थायी कृषि गांव और तीसरा है अस्थायी कृषि करने वाले गांव। आगे है सोरोकिन, जिमरमैन और गाल्पिन ने गांव का वर्गीकरण 2 आधार पर किया है। पहला आधार है घरों के संगठन के आधार पर। घरों के संगठन के आधार पर भी इन्होंने 2 आधार बताए हैं, जिसमें केंद्रित गांव है और विकेंद्रित गांव है। अगला है इन्होंने भू स्वामित्व एवं सामाजिक स्तरीकरण के आधार पर 6 प्रकार से वर्गीकरण किया है, जिसमें पहला है सामूहिक स्वामित्व वाले गांव, दूसरा है सामूहिक किराएदारी वाले गांव, तीसरा है व्यक्तिगत स्वामित्व वाले गांव, चौथा है व्यक्तिगत किराएदारी वाले गांव, पांचवा है बड़े भूस्वामी कर्मचारी वाले गांव। ऐसे गांव में कृषि मजदूर किसी बड़े भूस्वामी के यहाँ मजदूरी करते हैं और अस्थायी निवास बनाकर रहते हैं। सोरोकिन, जिमरमैन और गाल्पिन ने पहला जो है इन्होंने घरों के संगठन के आधार पर बताया था, जिसमें 2 प्रकार बताए थे, केंद्रित गांव और विकेंद्रित गांव, और दूसरा भू स्वामित्व के आधार पर बताया था, जिसमें सामूहिक स्वामित्व वाले गांव,
किराएदारी, सामूहिक किराएदारी वाले गांव, व्यक्तिगत स्वामित्व वाले गांव, व्यक्तिगत किराएदारी वाले गांव। 5वां है बड़े भूस्वामी कर्मचारी वाले गांव। तो ऐसे गांव में कृषि मजदूर किसी बड़े भूस्वामी के यहाँ काम करते हैं या अस्थायी निवास बनाकर रहते हैं। और 6ठा, इन्होंने राज्य, नगर पालिका, धार्मिक संगठन, अन्य संस्थाओं के स्वामित्व के आधार पर भूमि पर अन्न उत्पादन के लिए लगाए गए मजदूरों एवं कर्मचारियों का गांव। ये 6 आधार, पहले तो इन्होंने 2 आधार बताए, घरों के संगठन के आधार पर उसमें इन्होंने 2 आधार बताए, और फिर भू स्वामित्व के आधार पर इन्होंने 6 आधार पर गांव को बांटा है। अगला है गिलिन एवं गिलेन व्यवहारिक आधार। गिलिन एवं गिलेन ने व्यवहारिक आधार पर गांवों को 4 भागों में बांटा है। पहला है कृषि व्यवसाय करने वाले, दूसरा कृषि नहीं करने वाले गांव, तीसरा औद्योगिक गांव, और चौथा उपनगरीय गांव। मतलब कि नगर के बगल में जो गांव बसे रहते हैं उसे उपनगरीय गांव कहते हैं। तो गिलिन ने ये 4 प्रकार से गांव का वर्गीकरण किया है: कृषि व्यवसाय करने वाले गांव, कृषि नहीं करने वाले गांव, औद्योगिक गांव और उपनगरीय गांव। अगला वर्गीकरण बेडेन पावेल ने भूमि व्यवस्था के आधार, इन्होंने भूमि व्यवस्था के आधार पर गांव को 2 भागों में बांटा था: रैयतवाड़ी गांव और संयुक्त गांव। रैयतवाड़ी गांव के अंदर मुखिया, जो गांव का जो मुखिया होता है वो वंशानुगत तरीके से होता है, मतलब वो वंश परंपरा के अनुसार मुखिया का चयन किया जाता है। और दूसरा इन्होंने बताया संयुक्त गांव। संयुक्त गांव में जो है सामूहिक स्वामित्व होता है, मतलब संयुक्त गांव में सबका अधिकार होता है। अगला वर्गीकरण अकबर एवं नीमकाफ ने दिया है। ग्रामीण विकास के 3 स्तर इन्होंने बताए हैं: शिकारी या खानाबदोश, पशुपालक स्तर, कृषि स्तर। अकबर एवं नीमकाफ ने 3 स्तर बताए हैं: शिकारी या खानाबदोश गांव, पशुपालक स्तर, कृषि स्तर। अगला है इरावती करवे का वर्गीकरण। इरावती करवे ने 3 आधार इन्होंने बताए हैं, 3 आधार पर गांव का वर्गीकरण किया है। पहला है समूह गांव या संघत गांव या केंद्रित गांव। समूह गांव या संघत गांव या केंद्रित गांव। और दूसरा है पंक्तिनुमा गांव या रेखीय गांव, जो ऐसे पंक्ति में बसे होते हैं, मतलब कि समुद्र के किनारे बसे हों या रेल लाइन में नदी के किनारे जो बसे होते हैं उसे इन्होंने पंक्तिनुमा गांव कहा है। तीसरा इन्होंने बताया है हेमलेट या गुच्छेदार गांव। हेमलेट या गुच्छेदार गांव, ये जो है सबसे छोटा होता है, खेड़ा या पूर्वा कहते हैं। सबसे छोटा गांव होता है, इसे खेड़ा या पूर्वा बोला जाता है। दक्षिण भारत में इसे गुम्पू माजरा भी कहते हैं। मैरिल एवं एल्ड्रिज ने गांव के संदर्भ में ये परिभाषा दी है: ग्रामीण समुदाय के अंतर्गत संस्थाओं और ऐसे व्यक्तियों का संकलन होता है। ग्रामीण समुदाय के अंतर्गत संस्थाओं और ऐसे व्यक्तियों का संकलन होता है जो छोटे से केंद्र के चारों ओर संगठित होते हैं और सामान्य प्राकृतिक हितों में भाग लेते हैं। ग्रामीण समुदाय के अंतर्गत संस्थाओं और ऐसे व्यक्तियों का संकलन होता है जो छोटे से केंद्र के चारों ओर संगठित होते हैं तथा सामान्य प्राकृतिक हितों में भाग लेते हैं। ये परिभाषा मैरिल एवं एल्ड्रिज ने दी है। तो आज की क्लास बस यहीं तक। आई होप आप सबको ये समझ में आए। कल हम नगरीय समुदाय पर चर्चा करेंगे। और क्लास पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। ये जो वर्गीकरण है या समाजशास्त्र ग्रामीण समुदाय से संबंधित जो अवधारणा है, इन सब का पूछा जाना एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और परिभाषा, इन सब को आप विशेष रूप से याद करिएगा। तो थैंक यू।